अब देखिएगा आर्टिकल 6.10 पर पहुंच जाइएगा। आर्टिकल 6.10 में सबसे पहली डेफिनेशन है मैरोमॉर्फिक फंक्शन। अगर कोई फंक्शन आपके पास इस प्रकार से है कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में उसके पास सिंगुलरिटी के नाम पर सिर्फ पोल है। अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा कि सिंगुलरिटी तीन तरह की होती हैं, एक एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, एक रिमूवेबल सिंगुलरिटी होती है और एक पोल्स होती है। तो सिंगुलरिटी हमारी तीन टाइप की है। अगर कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन इस प्रकार से है कि उसके पास जो सिंगुलरिटीज हैं वो केवल पोल है, तो ऐसे फंक्शन को मैरोमॉर्फिक फंक्शन कहते हैं। A function whose only singularities in the entire complex plane are poles is called meromorphic function। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाती है। फिर उसके बाद थ्योरम नंबर 1 है रेशनल फंक्शन के लिए। ये थ्योरम नंबर 1 है, a rational function has no singularity other than pole। तो हमारा क्वेश्चन ये कहता है, हमारी जो थ्योरम है वो ये कह रही है कि अगर हमारे पास मान लीजिएगा कोई रेशनल फंक्शन है तो उस रेशनल फंक्शन के पास जो सिंगुलरिटीज होंगी वो सिर्फ पोल होगी, पोल के अलावा और कोई सिंगुलरिटीज इसमें नहीं होगी। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो रेशनल फंक्शन होता है वो एक मैरोमॉर्फिक फंक्शन होता है। अब हम इसे जो है प्रूव करने जा रहे हैं। ये ले लीजिएगा प्रूफ, लेट रेशनल फंक्शन is given by fz इक्वल टू ऐसे ले लीजिएगा, a नॉट एक पॉलिनोमियल ऊपर ले लेंगे, a नॉट प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस डॉट डॉट a n z टू दी पावर n, नीचे ले लेंगे b नॉट प्लस b1z प्लस b2z स्क्वायर प्लस डॉट डॉट पावर अलग डाल दीजिएगा bm z टू दी पावर n इक्वल टू इसे ऐसे कह दीजिएगा pz अपॉन qz। अब रेशनल फंक्शन लिया गया है, पॉलिनोमियल ऊपर भी है, ऊपर पॉलिनोमियल n डिग्री का है, नीचे पॉलिनोमियल m डिग्री का है, तो ये आपका रेशनल फंक्शन हो चुका है। अच्छा जी, डिग्री भी डिसाइड करनी है तो आपको ये शर्त डालनी पड़ेगी कि ये जो सबसे हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट an है और नीचे सबसे जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट bm है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएंगे तो ये पद यहाँ से गायब हो जाएगा। और दूसरी एक शर्त आपको ये डालनी पड़ेगी कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जो है कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए जिससे कि वो आपस में एक दूसरे से कट ना पाए। तो यहाँ से कंडीशन डाल देते हैं, वेयर an नॉट इक्वल टू 0, bm नॉट इक्वल टू 0 and no common factor exists in pz and qz। pz और qz में जो है कोई भी कॉमन फैक्टर हमारे पास नहीं है। अब इस थ्योरम को दो पार्ट में करते हैं। पहला पार्ट, आप सिंगुलरिटीज निकालने जा रहे हो, है ना। सिंगुलरिटीज वो है जो फंक्शन को इनफाइनाइट बना देंगी, तो आपको डिनोमिनेटर को जीरो डालना पड़ेगा, तो आप सिंगुलरिटीज आपको मिल जाएंगी। अब लिख लेते हैं, इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन। अब यहां पर देखिएगा मैंने क्या लिखा है, इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन। यहाँ पर हम z इक्वल टू इनफाइनाइट को अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इनफाइनाइट वाला केस जो है नंबर 2 वाले पॉइंट में आएगा। अभी हम फाइनाइट वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन कॉमा सिंगुलरिटीज ऑफ f z आर गिवन बाय, जो सिंगुलरिटी है f z की वो गिवन बाय होगी qz इक्वल टू डिनोमिनेटर उठा लीजिएगा b नॉट प्लस b1z प्लस b2z स्क्वायर प्लस डॉट डॉट bm z टू दी पावर n, और उठा करके जीरो डाल दीजिएगा। अब डिनोमिनेटर को आप जीरो डाल रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी और फंक्शन वहां पर एनालिटिक नहीं होगा। जब फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा तो वो हमारे सिंगुलर पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को जीरो डाल रहे हैं, डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं qz, तो यानी कि जो सिंगुलर पॉइंट है वो qz के जीरो होगा, क्योंकि जो जिसे रखने से जीरो आ जाए वो जो है फंक्शन का जीरो कहलाता है। तो ये qz के जीरोस हो गए। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं
सो singularities of f z are zeros of q z के जीरो हो गए, है ना, तो जीरो हो गए। अब इसे उल्टा बोल दीजिएगा, अगर 1/QZ बोलेंगे ना तो जीरो की जगह पोल बोलना है, क्योंकि पोल इनफाइनाइट बनाता है। जीरो तो वो है जो फंक्शन को जीरो बनाता है और पोल वो है जो इनफाइनाइट बनाता है। तो अगली वाली लाइन में मैं इसे 1/QZ करने वाला हूँ, तो 1/QZ में करूंगा तो वो जीरोस नहीं कहलाएंगे, वो कहलाएंगे उसके पोल। अब ऐसे लिख लेते हैं, we know that the zeros of QZ are poles of 1/QZ। अब यहाँ पर हमने ये असल में पीछे थ्योरम है जो कराई नहीं गई है, तो सिंपल सी थ्योरम है, बस बटे अगर जीरो निकाल लो और बटे कर दोगे, अपॉन में कर दोगे तो वो पोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो QZ के जो जीरो है वो 1/QZ के पोल कहलाएंगे। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि फंक्शन FZ के जो सिंगुलर पॉइंट निकल रहे हैं वो 1/QZ के पोल्स निकल रहे हैं। 10 singularities of fz is equal to pz, qz in finite plane are poles of 1/QZ। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि रेशनल फंक्शन pz/QZ होता है और उसके अगर हम सिंगुलर पॉइंट लेने जाएंगे तो 1/QZ के जो है वो पोल होंगे। सेकंड पॉइंट में देखिएगा नंबर 2, मैरोमॉर्फिक फंक्शन के बारे में एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन यूज हुआ था, यानी कि संपूर्ण कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब संपूर्ण कॉम्प्लेक्स प्लेन लेंगे तो उसमें इनफाइनाइट भी आपको शामिल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर पहले वाले पार्ट में फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन लिखा गया है, तो यानी कि इनफाइनाइट आपने शामिल नहीं करा है। आपको पता ही है कहीं भी इनफाइनाइट जो है वो डायरेक्ट नहीं रखा जाता है। अगर इनफाइनाइट पर काम रखा है तो इनफाइनाइट पर अगर आपको कोई काम करना है तो वेरिएबल को चेंज कर दीजिएगा, यानी कि z इक्वल टू अगर आप इनफाइनाइट रखने जा रहे हैं तो z की जगह 1/t कर दीजिएगा, है ना, तो 1/t। तो z इक्वल टू 1/t अगर आप लेते हैं तो t इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो z इक्वल टू ऑटोमेटिकली जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट पर अगर कोई भी काम करना है तो इनफाइनाइट आप डायरेक्ट नहीं रखेंगे, उसकी जगह आप कोई वेरिएबल 1/ करके रख देंगे। तो ऐसे ले लेते हैं, नाउ रिप्लेस z विद 1/t। z को हटा करके 1/t डाल दो, चूंकि बाद में जब मैं t की जगह 0 डालूंगा तो वो ऑटोमेटिकली z इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ 1/t a0 प्लस a1/t प्लस a2/t स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an/t टू दी पावर n, और नीचे हो जाएगा b0 प्लस b1/t b2/t स्क्वायर प्लस डॉट डॉट t टू दी पावर n। अब t टू दी पावर n ऊपर से t टू दी पावर n ले लीजिएगा और नीचे से t टू दी पावर m ले लीजिएगा, तो ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ 1/t, ऊपर हो जाएगी t टू दी पावर m माइनस n। अब t की पावर m माइनस n हो जाएगी। अब इसे इधर से लिख लीजिएगा an प्लस an माइनस 1 इंटू t एंड सो ऑन, और प्लस डॉट डॉट a0 t टू दी पावर n हो जाएगा, और नीचे bm हो जाएगा, bm माइनस 1 इंटू t हो जाएगा एंड सो ऑन, और यहाँ हो जाएगा b0 t टू दी पावर m हो जाएगा। सही है ना, ये वैल्यू अब हमारी बन चुकी है। अच्छा, an हमने पहले लिखा है, an और bm जो है दोनों 0 नहीं हो सकते, तो इस वैल्यू को कुछ लेट कर लेते हैं। लेट इसे कुछ मान लेते हैं, ये फंक्शन ऑफ rt ले लेते हैं, an प्लस an माइनस 1 इंटू टी प्लस डॉट डॉट a0 t टू दी पावर n अपॉन bm प्लस bm माइनस 1 इंटू टी प्लस डॉट डॉट b0 t टू दी पावर m। ये वैल्यू आप ले चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका हो जाता है फंक्शन ऑफ 1/t
इक्वल टू टी टू दी पावर m माइनस n इंटू आर टी। अब जरा आप आर टी के बारे में सोचिएगा। अब आर टी की वैल्यू में देखिएगा ए एन और बी एम जो है वो जीरो नहीं हो सकती किसी भी हालत में, तो यानी कि न्यूमरेटर में भी जीरो नहीं बनेगा, डिनोमिनेटर में भी जीरो नहीं बनेगा। तो आर टी की जो वैल्यू है ना तो वो जीरो हो सकती है ना वो इनफाइनाइट हो सकती। तो आपका आर टी जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन होगा और नॉन जीरो होगा। तो यानी कि इसके पास ना तो कोई जीरो है और ना ही इसके पास कोई सिंगुलर पॉइंट है। अब ऐसे लिख देते हैं, सिंस आर टी इज एनालिटिक and non-zero as n not equal to 0, bm not equal to 0। ये सबसे शुरू में थ्योरम में माना गया था कि n जीरो नहीं हो सकता, bm जीरो नहीं हो सकता, तो इसलिए आपकी आरटी की वैल्यू ना तो जीरो बन सकती है ना इनफाइनाइट बन सकती है। तो इसलिए आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक हो जाएगा। अब ऐसे ले लेते हैं, अब यहां से कंडीशन देख लीजिएगा, टी की पावर में क्या पड़ा हुआ है m माइनस एन, टी की पावर में m माइनस एन पड़ा हुआ है। अगर n बड़ा होगा m से तो t नीचे चला जाएगा और t इक्वल टू अगर आप जीरो रखेंगे तो आपको इनफाइनाइट प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसे लिखते हैं, इट इज क्लियर दैट t equal to 0 is pole of function of 1 upon t if n greater than m। अब देखिएगा, अगर n m से बड़ा है तो पावर नेगेटिव हो गई तो t अपॉन में चला जाएगा और जब बटे में t की वैल्यू जीरो डलेगी तो इनफाइनाइट आ जाएगा जो आपकी पोल कहलाएगा। तो पोल आने की शर्त बनी कि n जो है वो m से बड़ा होना चाहिए। यहाँ से अब t इक्वल टू 0 है और यहाँ देखिएगा रिप्लेस में क्या करा था, z की जगह 1 अपॉन t रखा था, तो t की जगह 0 रख रहे हैं तो z इक्वल टू इनफाइनाइट बन जाएगा। अब यहाँ से ये भी कह सकते हैं, और z इक्वल टू इनफाइनाइट इज पोल ऑफ एफ जेड इफ, यहाँ भी आएगा n ग्रेटर देन m। इस प्रकार से थ्योरम में सिद्ध हो चुका है कि जो पोल्स होते हैं, जो रेशनल फंक्शन होते हैं, उसके पास सिंगुलरिटी के नाम पर अगर कोई वैल्यूज होती है तो वो सिर्फ पोल्स होती है। अब ये है थ्योरम 2 है। थ्योरम 2 में यह है, ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड हैविंग नो सिंगुलरिटीज other than poles either in the finite part of plane or at infinity is a रेशनल फंक्शन। अब देखिएगा, थ्योरम नंबर 2 जो है थ्योरम नंबर 1 का कन्वर्स है। थ्योरम नंबर 1 में आपने कहा था कि रेशनल फंक्शन के पास सिर्फ पोल होते हैं पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में। अब ये थ्योरम आपसे कह रही है कि अगर कोई फंक्शन आपके पास इस प्रकार से है कि उसके पास फाइनाइट पार्ट में ले लीजिएगा या इनफाइनाइट पे डालिएगा, अगर पोल्स ही उसके पास सिंगुलरिटीज है तो वो जो है वो रेशनल फंक्शन होगा। ये इसका कन्वर्स हो गया थ्योरम नंबर 1 का। ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड हैविंग नो सिंगुलरिटीज अदर देन पोल, पोल के अलावा उसके पास कोई सिंगुलरिटीज नहीं है। आइदर इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन, या तो फाइनाइट प्लेन में चले जाइएगा और एट इनफाइनाइट या अनंत पर चले जाइएगा, इज ए रेशनल फंक्शन। तो जो फंक्शन होगा वो एक रेशनल फंक्शन होगा। अब इसको प्रूव कर देते हैं। प्रूफ ऐसे मान लेते हैं, रेशनल फंक्शन प्रूव करना है। लेट एफ जेड इज इक्वल टू ये ले लेते हैं पी जेड अपॉन क्यू जेड, बी ए फंक्शन
be a function whose singularities are poles in entire complex plane। अब हमने ये मान लिया है कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर फंक्शन के पास तो सिंगुलरिटी है तो वो सिर्फ जो है वो पोल्स है। अब हमें ये पता है, अभी जो पोल्स की डेफिनेशन दी गई थी, पोल्स और जीरो दोनों के पास ऑर्डर होता है। अगर पोल आया है तो उसके पास कोई ना कोई ऑर्डर भी जरूर होगा, है ना। अब ऑर्डर जो होता है वो सबसे बड़ी पावर होती है। अब मैं इसे पोल्स में ऑर्डर मान करके इसे कुछ करने वाला हूँ, फंक्शन जो मैं तोड़ने वाला हूँ। लेट the poles of fz are a1, a2 are of orders m1, m2 mr, then fz is given by। तो fz जो है वो इस तरह से दिया जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसे खोलने वाला हूँ। पोल्स तब बनता है जब डिनोमिनेटर जीरो जाता है और a1 जैसे पोल है तो यानी कि डिनोमिनेटर में z माइनस a1 होना चाहिए और पोल का ऑर्डर में m1 कह रहा हूँ तो उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो m1 होनी चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग तो हम फंक्शन खोल देते हैं fz इज गिवन बाय। अब हम लिखेंगे fz इक्वल टू pz अपॉन z माइनस a1 की पावर m1, z माइनस a2 की पावर m2 और z माइनस ar की पावर mr। इसे डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ये है। अब यहाँ पर हम एक शर्त लगाने वाले हैं। जो बुक में दिया गया है वो ये दिया गया है, मतलब थ्योरम के स्टेटमेंट में दिया गया है कि जो हमारा फंक्शन लेना है वो फंक्शन इस प्रकार से होना चाहिए कि उसके पास सिंगुलरिटी में पोल के अलावा कोई दूसरी और सिंगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। अब पोल्स आपके सामने हो चुके हैं तो आपको गारंटी करनी पड़ेगी कि पी जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन होगा, वो कहीं भी जो है सिंगुलरिटी नहीं रखनी चाहिए। अभी कंडीशन देख देते हैं। वेयर पी जेड इज एनालिटिक फंक्शन, क्योंकि अगर पी जेड मान लीजिएगा एनालिटिक नहीं होगा तो इसके पास भी सिंगुलरिटीज आ जाएगी और हमारी थ्योरम का जो नियम है कि उसके पास पोल के अलावा कोई सिंगुलरिटी नहीं होनी चाहिए वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें डालना पड़ेगा कि पी जेड जो है वो एनालिटिक होना चाहिए। बाई इक्वेशन 1 यहाँ से पी जेड की वैल्यू निकाल देते हैं। जेड माइनस a1 की पावर m1, जेड माइनस a2 की पावर m2 डॉट जेड माइनस ar की पावर mr और इनटू में डाल देते हैं fz। ये वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसे रेशनल फंक्शन बनाने वाले हैं। तो रेशनल फंक्शन बनाने वाले हैं तो इक्वेशन नंबर 1 के डिनोमिनेटर में देखिएगा ये तो एक पॉलिनोमियल खुला हुआ है। अब हमें दिखाना पड़ेगा कि जो पी जेड है वो भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। इसके लिए मदद करेगी हमारी टेलर थ्योरम। अब देखिएगा पी जेड जो है हमारा एनालिटिक तो हो ही चुका है। अब हम इसे जो है टेलर सीरीज से खोलने वाले हैं। Since pz is analytic function, so by Taylor's series। अब हम इसमें टेलर सीरीज से एक्सपेंशन खोल देते हैं pz का। तो pz इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinite, स्मॉल a तो भाई चला रखा है, कांस्टेंट बदल देना an और z टू दी पावर n। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि an के जो कोफिशिएंट होंगे वो कहीं ना कहीं जो है वो स्टॉप हो जाएंगे। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि समीकरण नंबर 3 में जो pz है वो एक पॉलिनोमियल है। अब ये
रिप्लेस जेड विद 1/t, तो ये हो जाएगा p 1/t इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 to infinite a n अपॉन t to the power n। ये हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं रूल लगाने वाला हूँ, पोल है ना। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर z इक्वल टू इनफाइनाइट पर, क्योंकि हमें थ्योरम के स्टेटमेंट में दिया है कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर आप जाएंगे तो सिर्फ आपको पोल मिलेंगे, और पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में इनफाइनाइट भी शामिल है। तो मैं z इक्वल टू इनफाइनाइट यानी कि t इक्वल टू 0 पर जा रहा हूँ। अब यह है सिंस सिंगुलरिटीज ऑफ pz at z equal to infinite is a pole, therefore singularities of p 1/t at t equal to 0 is also a pole। ये पोल हो गया है ना। अब इसी क्वेश्चन नंबर 4 डाल देते हैं। अब z इक्वल टू इनफाइनाइट पर भी जो है पोल है। अब z इक्वल टू 1/t रखा है तो सिद्ध हो जाता है कि t इक्वल टू 0 पर भी पोल है। अगर t इक्वल टू 0 पर भी पोल है तो पोल की डेफिनेशन में बताया गया था कि जब लॉरेंट एक्सपेंशन में प्रिंसिपल पार्ट खुलता है, यानी कि जहां सिर्फ नेगेटिव पावर होती है, यानी कि डिनोमिनेटर होते हैं, है ना, तो उस टर्म को कहीं ना कहीं सीरीज को निश्चित पदों की संख्या रखनी होगी। यानी कि क्योंकि हमने पोल की डेफिनेशन में कहा था कि जो उसका प्रिंसिपल पार्ट है उसके पास फाइनाइट टर्म होनी चाहिए। तो समीकरण नंबर 4 में जो n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक सिग्मा जा रहा है, उस सिग्मा को कहीं ना कहीं जो है वो रोकना पड़ेगा। अब ऐसे अब डेफिनेशन लिख देते हैं। सो सीरीज इन इक्वेशन 4 must have finite term से k। तो पोल की डेफिनेशन हमने लगा दी है। पोल तभी बनता है जबकि डिनोमिनेटर में पदों की संख्या निश्चित हो। तो अब हमने लिख दिया है सो सीरीज इन इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4 में जो सीरीज अनंत तक जा रही है मस्ट हैव फाइनाइट टर्म, उसमें पदों की संख्या निश्चित रखनी पड़ेगी से k। मान लेते हैं पदों की संख्या जो है वो k है। अब k अगर पदों की संख्या है तो इसका मतलब है a k से आगे के जितने भी कोएफिशिएंट है वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। अब ये हो जाता है यहाँ से देन a k + 1 a k + 2 0, यानी कि आगे के जो सारे कोएफिशिएंट हैं वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। इस प्रकार हमारे पदों की संख्या जो है वो निश्चित हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 4 को खोल दीजिएगा। बाय इक्वेशन 4 p 1/t इक्वल टू ये हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 से k हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा a/t की पावर n। तो ये हो जाएगा a0 प्लस a1/t प्लस a2/t स्क्वायर प्लस ak/t की पावर k। अब इसे वापस z बदल दीजिएगा। pz इक्वल टू a0 प्लस a1z प्लस a2 z स्क्वायर प्लस ak z की पावर k। अब इसे डाल दीजिएगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन 1 fz इक्वल टू a0 प्लस a1z a2z स्क्वायर प्लस ak z की पावर k अपॉन z माइनस a1 की पावर m1 z माइनस a2 की पावर m2 z माइनस ar की पावर mr। अब ऊपर देखिएगा, यहाँ पर ऊपर भी एक पॉलिनोमियल आ चुका है और नीचे भी जब इनकी फैक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक समीकरण बन जाएगी। ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। तो ऐसे फंक्शन को हम अलजेब्रा में रेशनल फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ से प्रूव हो जाता है, ये आ जाता है। तो ऐसे लिख देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ fz are polynomials, so fz is
फंक्शन। अब हमने लिख दिया है जो न्यूमरेटर है वो भी पॉलिनोमियल है और जो डिनोमिनेटर है वो भी पॉलिनोमियल है। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि जो fz है वो एक रेशनल फंक्शन होना चाहिए। अब इस चैप्टर की थ्योरम हो जाती है। अब आगे एक्सरसाइज करने चलते हैं जरा। अब क्वेश्चन करने का तरीका देख लीजिएगा। अब एक्सरसाइज हमारी 6 से है। इसमें कहा गया है फाइंड द काइंड ऑफ सिंगुलरिटीज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन दे रखे हैं और उसकी जो सिंगुलरिटी है वो बतानी है किस टाइप की है। पहला क्वेश्चन fz is equal to e to the power z upon z minus 1 का होल क्यूब कॉमा z is equal to 1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाँ कॉमा की जगह एट लिखा हुआ है एट z is equal to 1। सारी सिंगुलरिटीज नहीं बतानी है, बस एट के आगे जो वैल्यू लिखी हुई है वो सिंगुलरिटीज बतानी है। यहाँ पर देखिएगा e की पावर z अपॉन क्या है z माइनस 1 है। तो पोल्स लेना है ना, तो सिंगुलरिटी लेनी है। तो सिंगुलरिटी z माइनस 1 की घात 3 को आप 0 रखेंगे, डिनोमिनेटर को 0 डालेंगे, है ना। तो यहाँ से z इज इक्वल टू 1 3 बार प्राप्त होगा, तो है ना। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 1 एक पोल है जिसका ऑर्डर 3 है। ये प्रूव हो जाएगा यहाँ से। सिंगुलरिटीज आर गिवन बाय fz is equal to infinite। तो e to the power z upon z minus whole cube is equal to infinite। अब फाइनाइट पार्ट में z माइनस 1 पर जाना है आपको। इस टू इम्प्लाइज z माइनस 1 का होल क्यूब is equal to 0। तो z is equal to 1 is pole of order 3। तो z is equal to 1 जो है आपका पोल है जिसका ऑर्डर जो है वो 3 है। दूसरे में चलते हैं fz is equal to 1 upon 1 minus e की पावर z है एट z is equal to जाना है 2 pi i। z is equal to 2 pi i जाना है ना। अब डिनोमिनेटर को मैं 0 रखने वाला हूं। सिंगुलरिटीज आर गिवन बाय 1 minus e की पावर z is equal to 0 e की पावर z is equal to 1। अब इसे ऐसे पढ़ लीजिएगा cos 2n pi प्लस माइनस i sin 2n pi। तो ये हो जाएगा e की पावर प्लस माइनस 2i n pi। तो z is equal to प्लस माइनस 2i n pi n is equal to हो जाता है 0 1 2 3 डॉट डॉट। z is equal to 0 1 2 3 डॉट डॉट हो गया। और अब आपको इसमें से कौन सा पोल डालना है, आपको पोल आप लेना है फाइंड z इक्वल टू 2 पाई आई। तो z इक्वल टू 2 पाई आई जो मिलेगा वो n इक्वल टू 1 रख करके मिलेगा और वो सिर्फ एक बार आएगा। तो एक बार आएगा तो इसका मतलब उसकी एक घात होगी। तो वो पोल हो गया एक ऑर्डर का और एक ऑर्डर के पोल को सिंपल पोल कहते हैं। तो ये हो गया एट n इक्वल टू 1 z इक्वल टू 2 पाई आई। सो z इक्वल टू 2 पाई आई इज सिंपल पोल। इसका ऑर्डर एक हो चुका है तो ये आपका सिंपल पोल हो गया। थर्ड क्वेश्चन fz इक्वल टू है sec 1 अपॉन z पर वैल्यू निकालनी है एट z इक्वल टू 0 का, है ना। तो इसे ऐसे पढ़ लीजिएगा fz इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन cos 1 अपॉन z। डिनोमिनेटर बना दिया। अब फंक्शन को अनंत बनाना है यानी कि डिनोमिनेटर को 0 बनाना है। तो ये भी देखते हैं सिंगुलरिटीज आर गिवन बाय cos 1 अपॉन z इक्वल टू 0। cos पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 वो सारे के सारे 0 होते हैं। तो ये हो जाएगा cos 1 अपॉन z इक्वल टू डाल देंगे हम 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 या 2n प्लस 1 पाई बाई 2 डाल देते हैं और प्लस माइनस भी डाल देते हैं। n इक्वल टू आ जाएगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सॉरी यहाँ से 1 अपॉन z हो जाएगा। अब z की वैल्यू डाल दीजिएगा। z इक्वल टू हो जाता है प्लस माइनस 2 अपॉन 2n प्लस 1 पाई कॉमा n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखिएगा
यहाँ पर आपको लाना है z इजिकल टू 0। अगर z इजिकल टू 0 लाना है तो आपको n इजिकल टू इनफाइनाइट रखना पड़ेगा। अगर z इजिकल टू 0 लाना है तो क्या रखना पड़ेगा, n इजिकल टू इनफाइनाइट रखना पड़ेगा। और n इजिकल टू इनफाइनाइट रखने से जो वैल्यू आएगी वो लिमिट पॉइंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पर मुझे अगर z की जगह 0 लाना है तो n की वैल्यू को मुझे अनंत डालना पड़ेगा, और अनंत डालने से जो वैल्यू बन रही होगी वो कहलाएगी आपकी लिमिट पॉइंट। तो अब ऐसे लिख देंगे z इजिकल टू 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स। डिनोमिनेटर को 0 रखा है तो ये सारे पोल्स आ रहे हैं आपके, चूंकि सबके पदों की जो जितने भी पोल्स हैं वो सिर्फ एक एक बार आएंगे, है ना, एक एक बार आएंगे, तो सारे के सारे सिंपल पोल हैं। अब मैं रूल लिखाने वाला हूं जो लास्ट वीडियो में था, z इजिकल टू 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, सो इट इज नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। जो इससे पीछे वाली वीडियो थी उसमें ध्यान रखना, उसमें नोट पॉइंट लिखाए गए थे। कभी कभी जो सिंगुलरिटीज पूछी जाएगी या तो वो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो से आएगी या लिमिट पॉइंट ऑफ पोल से आएगी। अगर वो लिमिट ऑफ पॉइंट ऑफ पोल से आती है तो वो नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी बन जाएगी। अगर लिमिट पॉइंट अगर मान लो आपने 0 का निकाला होगा तो वो आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी बन जाएगी। यहाँ 2 पॉइंट में ध्यान रखना, ये बार बार आपके सामने आएंगे। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ एफ जेड इक्वल टू है e टू दी पावर z अपॉन z माइनस 2 एट z इक्वल टू 2। z इक्वल टू 2 पे बताना है। आप देखिएगा z इक्वल टू 2 अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा, z इक्वल टू अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूंगा तो मेरी e टू दी पावर इनफाइनाइट बनेगा। e टू दी पावर इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट बन जाएगा तो वो मेरी जो है सिंगुलरिटी बन जाएगी। अब z इक्वल टू 2 को मैं एक्सपेंशन में खोलने वाला हूँ। एफ जेड इक्वल टू आप ऐसे लिखिएगा e की पावर z माइनस 2 प्लस 2 अपॉन z माइनस 2, तो e की पावर 1 प्लस 2 अपॉन z माइनस 2, तो e अलग हो जाएगा, e की पावर हो जाएगा 2 अपॉन z माइनस 2 हो जाता है, तो ये e हो जाएगा। अब इसका एक्सपेंशन खोल देंगे 1 प्लस 2 अपॉन z माइनस 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर अपॉन z माइनस 2 का होल स्क्वायर डॉट डॉट। अब देखिएगा z इक्वल टू 2 के बारे में विचार करना है तो z इक्वल टू 2 मिलेगा आपको फैक्टर z माइनस 2 से। अब देखिएगा z माइनस 2 डिनोमिनेटर में चल रहा है, और जब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है तो प्रिंसिपल पार्ट होता है, और प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट बता रहे हैं, चूंकि ये एक्सपेंशन कभी नहीं रुकेगा तो ये आपकी हो जाएगी इसेंशियल सिंगुलरिटी। ऐसे ही लेते हैं प्रिंसिपल पार्ट, प्रिंसिपल पार्ट have infinite term, so z equal to 2 is essential singularity। तो इस तरह से एक्सपेंशन में हमारे जो पदों की संख्या हुई है वो अनंत आई है, और इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि z इक्वल टू 2 जो है वो एक इसेंशियल सिंगुलरिटी होगी।